students. Now we take the next part of our first chapter of second book, Cold War era. This is end of bipolarity. एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब है जो दो सुपर पावर बनी थी उनका एंड होना। और ये एंड कैसे हुआ? एक तीसरे ग्रुप ने इनको अलग किया। द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द नैम। दिस इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। Its first summit was held in Belgrade, capital of Serbia. नैम एक ग्रुप बना था, ये ऐसे कंट्रीज़ का था जो कि ना फर्स्ट वर्ल्ड में थे ना सेकंड वर्ल्ड में, और इनकी पहली मीटिंग हुई थी बेलग्राड सर्बिया में 1961, और इसमें 25 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था। 2006 में इसकी 14 मीटिंग हुई हवाना, क्यूबा में, और जिसमें 116 कंट्रीज़ थे। अब देखिए मेंबर्स ऑफ नैम। नैम को किसने शुरू किया? इसको हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष। मतलब निरपेक्ष का मतलब है जो किसी के फेवर में ना हो। तो कंट्री इसमें फर्स्ट यूगोस्लाविया, लीडर जोसेफ ब्रो टीटो। इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इजिप्ट जमाल अब्दुल नसीर। इंडोनेशिया सुकार्नो। और घाना क्वामे एंक्रुमा। NAM offered the newly decolonized country of Asia, Africa and Latin America a third option not to join either alliance. NAM ने जो नए आज़ाद हुए कंट्रीज़ थे, चाहे वो एशिया में हों, अफ्रीका में हों या लैटिन अमेरिका में, उनको एक तीसरा ऑप्शन दिया था कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम। नैम के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे देखिए। कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज़, जो शुरुआत हुई थी कि भाई हम 5 कंट्री आपस में मिलजुल कर रहेंगे। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग अरीना। कोल्ड वॉर से जो टेंशन है और इसका जो बढ़ता हुआ एरिया है उसको कम करने की कोशिश की जाए। द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज़ इनटू द इंटरनेशनल अरीना बाय 1960। और 1960 में इसमें काफ़ी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो डीकोलोनाइज्ड हुए थे, जो बाहर के मास्टर्स छोड़कर चले गए थे, जो इंडिपेंडेंट कंट्री बने, वो सब इसमें शामिल होने लगी। तो इस तरह से 16 अफ्रीकन कंट्रीज़ जो थे यूएन के मेंबर बने। पॉलिसी ऑफ नैम स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। नैम की पॉलिसी ये थी कि हम इन अलायंसेस यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड है उनसे अलग रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही इनसे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ मैं बता दूँ आपको, आइसोलेशनिज्म का मतलब क्या है? अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। जो दुनियादारी, जो वर्ल्ड में कुछ भी चाहे काम चल रहा हो, कोई भी अफेयर हो, उससे दूर रहेंगे। इट मीन्स थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड कीप अवे फ्रॉम others. America did this from 1887 to 1914. अमेरिका ने ये 1887 से 1914 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक आइसोलेशनिज्म का जो प्रोसेस था वो अपनाया हुआ था। लेकिन इंडिया की जो थिंकिंग थी वो अलग थी। उसने नैम का कॉन्सेप्ट तो अपनाया, लेकिन आइसोलेशनिज्म को नहीं अपनाया। उनका सोचना था वी कैन टेक हेल्प इन केस ऑफ ट्रबल एंड ऑल्सो कैन गिव हेल्प टू अदर्स, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मदद ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रल। नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रल नहीं था। ऐसा नहीं था कि चाहे कुछ भी होता रहे वो सिर्फ देखते रहेंगे। बाय अडॉप्टिंग न्यूट्रलिटी मीन्स स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट न्यूट्रलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड द वॉर। और ऐसा नहीं था कि अगर आप किसी चीज़ से दूर रहेंगे तो आप उसमें कुछ करेंगे नहीं, ये ज़रूरी नहीं था।
न्यूट्रलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड द वॉर। न्यूट्रलिटी का मतलब ये था कि आप जो वॉर दो कंट्रीज़ में या दो ग्रुप्स में चल रही है उसको एंड कराने की कोशिश करें। नॉन अलाइंड स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर्स फॉर वेरियस रीज़न। नॉन अलाइंड में जो कंट्री थे जिसमें इंडिया भी था वो एक्चुअली इन्वॉल्व हुए थे कुछ अपने रीजंस की वजह से। दे ऑल्सो वर्कड टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर एंड ट्राई टू एंड वॉर। और इनकी कोशिश यही रहती थी कि चाहे वॉर किसी भी रीज़न से हो रही हो, बातचीत करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए। अब देखिए एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कौन कौन से हुए, क्या क्या नई चीज़ें शुरू हुई। The challenge for most of non-aligned countries, a majority of them were categorized as the least developed countries, LDC। नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो कंट्री थे उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि उनको ये समझा जाता था कि ये बहुत ही कम डेवलप पिछड़े हुए कंट्रीज़ हैं। वॉज टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। उनके बारे में सोचा गया कि इनको डेवलप किया जाना चाहिए और इनके जो लोग हैं उनको गरीबी से ऊपर उठाना चाहिए। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ ऑल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, स्पेशली न्यू कंट्री। ये भी सोचा गया कि जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ी हेल्प की जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका सुधारा जाए। विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। और जब तक उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा तो कोई भी कंट्री रियल में वास्तव में उसको फ्री नहीं कहा जाएगा। द आइडिया ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। और जब ये चीज़ समझ में आई लोगों की तो इससे एक नया आइडिया सामने आया जिसको नाम दिया गया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। द UN Conference on Trade and Development, UNCTAD, brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development। और UN में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था कि नई ट्रेड पॉलिसी होगी डेवलपमेंट के लिए। इस पॉलिसी में क्या था देखिए। फर्स्ट पॉइंट, टू गिव द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल पावर रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री। ऐसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को पूरा कंट्रोल दिया जाएगा उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर जिसको बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने डेवलपमेंट के लिए। टू ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स टू दैट द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट पहुंचाए जाएं ताकि वो वहाँ पर बेच सकें। टू मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअर कंट्रीज। ट्रेड को, व्यापार को जो है ऐसे ही बनाया जाए ताकि उससे जो गरीब देश हैं उनको फ़ायदा मिल सके, ज़्यादा हार्ड पॉलिसीज़ ना हो उनके लिए। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी हैं वो उनको सस्ते दामों में मिलनी चाहिए ताकि वो डेवलप हो सकें। टू प्रोवाइड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। और साथ ही उन कंट्रीज़ को इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में जगह मिलनी चाहिए ताकि जो भी नई पॉलिसीज़ हैं वो उनके सामने आती रहें।